खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रविवार को बनबसा में होगा योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री धामी होंगे मुख्य अतिथि। देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना उत्तराखंड, केंद्रीय मानक को पछाड़कर 98.7% साक्षरता दर की हासिल। इंटरनेट मीडिया पर कट्टरपंथी विचारधारा का तेजी से प्रसार, उत्तराखंड एसटीएफ ने निगरानी बढ़ाई, साइबर कमांडो तैनात ग्रुपों में जोड़कर किया जा रहा है रेडिकलाइज। सरकारी कर्मचारी पर SC/ST एक्ट में FIR से पहले प्रशासनिक जांच जरूरी, उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। टीबी अभियान की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जताई नाराजगी, 60% से कम स्क्रीनिंग वाले जिलों पर कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस भाजपा में टकराव जारी, कांग्रेस ने धर्म विशेष को निशाना बनाने का लगाया आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों को विस्तार। खबर देहरादून से। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक नए राजनीतिक दल की एंट्री हुई है। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने उत्तराखंड में संगठन विस्तार की शुरुआत करते हुए सौरभ वत्स को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन अभिषेक त्यागी ने कहा कि पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नई जिम्मेदारी मिलने पर सौरभ वत्स ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में अब राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएगा। इस तरीके से पहाड़ की समस्याओं को लेकर हम लोग चिंतित हैं और पार्टी कितनी मजबूती से उनको बात रखेगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ घोषणाएं इस मंच के माध्यम से हमने आज पीसी के माध्यम से पत्रकारों को और आज उत्तराखंड की जनता को ये बताया कि आजादी के 70 वर्षों बाद भी अगर उत्तराखंड प्रदेश की हालत ऐसी है तो इसको इस हालत में लाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। अब आवश्यकता है एक नए विकल्प की और राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल एक नए विकल्प के रूप में आपके सामने है। और हम लोग जैसा हमने नारा दिया कि संघर्ष अब जनता नहीं करेगी, संघर्ष अब सरकार करेगी। सरकार का पैसा, सरकार का टैक्स जनता के बीच में, जनता के लोगों के लिए लगाया जाएगा। अगली खबर का रुख करते खबर सितारगंज से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नगर पुलिस ने नानकमंता में बड़ी कार्रवाई की है। SSP अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस, सिंचाई विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने हिस्ट्री सीटर एवं गैंगस्टर तारा सिंह के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान करीब 2 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत 40 से 50 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस के अनुसार तारा सिंह पर डकैती, लूट, अपहरण, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और NDPS एक्ट समेत 27 मुकदमे दर्ज हैं और वह वर्तमान में जेल में बंद है। जांच में सामने आया कि नानक सागर बांध क्षेत्र की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्के निर्माण किए गए थे। प्रशासन का आरोप है कि इनका इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में किया जा रहा था। ये एक अतिक्रमण का मैटर जो नानक सागर की भूमि है, इस पर तारा सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया था। पूर्व में इनको नोटिस भी दिए गए थे। तो विधिवत जो है सिंचाई विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। पुलिस और प्रशासन की वहाँ पर मौजूद रहे और जो भी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था उसको ध्वस्त किया गया। कितने लाख की संपत्ति बताई जा रही है जो प्रशासन ने अपने कब्जे में ली है? लेकिन लगभग 40 लाख के आसपास की संपत्ति का आकलन है। जो एग्जैक्ट नंबर तो जब हम उसको अपने सरकारी जो हमारे कागजात होते हैं उससे मिलान करेंगे और सर्कल रेट के हिसाब से निकालेंगे, ऊपर पता चलेगा। पर लगभग 40 लाख के आसपास की संपत्ति को मुक्त कराया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लगातार यह आंदोलन तेज होते जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी देहरादून के यमुना कॉलोनी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रकट किया। कांग्रेस का कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ केंद्र सरकार हमेशा खिलवाड़ करने का काम कर रही है।
अगर केंद्र सरकार गंभीर है तो शिक्षा मंत्री को जल्द इस्तीफा देना चाहिए। आगामी नीट परीक्षा होने पर भी कोई विश्वास नहीं है कि क्या पेपर लीक नहीं होगा। युवाओं का भरोसा अब सरकार से उठ चुका है। जो आज हम लोगों ने प्रोग्राम किया है वो जो केंद्रीय सरकार है जो हर सिस्टम में हर जगह में अब फेल हो रही है। अब आप देखिए जो प्रधानमंत्री हमारा प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहा था, अब वो नीट का एग्जाम एक अच्छे एग्जाम नहीं करा पा रहा है। आप देखेंगे कि उनके तरफ से कई लोग अपने आत्महत्या कर रहे हैं। अब आत्महत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब आप एक चीज देखेंगे, जो व्यक्ति जो बच्चा पूरे साल भर पूरा अपने तन लगा के बिल्कुल पूरा उससे करता है और माँ बाप भी अपनी जमा पूंजी होती है जो होती है वो सब बच्चे में लगाते हैं और अंत में क्या देखने को होगा, रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि रिजल्ट फेल हो गया। किसका? सिस्टम की वजह से। और ये जो सिस्टम का फेलियर है आज हम उसका विरोध कर रहे हैं और सिस्टम के फेलियर के विरोध में आज हम लोगों ने शव यात्रा का आयोजन किया। पूरे देश के अंदर आज जो माहौल है वो आपके सबके सामने ही है, क्योंकि मैं धन्यवाद करता हूँ सारे मीडिया के उन साथियों का जो लगातार इस बात को दिखा रहे हैं, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो इन बातों को दबाने का काम कर रहा है। लेकिन आप जैसे जो निर्भीक पत्रकार हैं तो ये अपने जो है सोशल मीडिया पर हर उस पर चैनल पर दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि नीट का एक ऐसा मामला है जिसके अंदर सरकार बिल्कुल जो है कानों के अंदर अपने रुई डाल के बैठी हुई है। लगातार बच्चों की आत्महत्या हो रही है। देहरादून के अंदर भी एक बच्ची ने आत्महत्या करी है। अगली खबर का रुख करते पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने SIR अभियान की प्रगति की समीक्षा में सामने आया कि नैनीताल जिले की 4 विधानसभा सीटों पर डिजिटलाइजेशन की स्थिति राज्य में सबसे कम है। इनमें कालाढूंगी विधानसभा में सिर्फ 12%, भीमताल में 14%, हल्द्वानी में 14.67% और नैनीताल विधानसभा में 16.7% डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हुआ है। धीमी प्रगति पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले 36 दिनों में अभियान की प्रगति में बड़ा सुधार दिखाई देना चाहिए। डिजिटलाइजेशन का जो प्रगति का रिव्यू किया गया है तो नैनीताल जनपद की 4 विधानसभा ऐसी हैं जो कि पूरे राज्य में सबसे कम प्रगति वाले विधानसभाओं में शामिल हैं। तो उनके जो संबंधित अधिकारी हैं उसमें जो SDMs है, वहाँ के जो AEROs है, उनका आज रिव्यू बैठक किया गया है और उनको प्रगति को ठीक से हासिल करने के लिए जहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ पर नेटवर्क का इश्यू आता है, ऐसे पोलिंग स्टेशन को आइडेंटिफाई करने का निर्देश दिया है और उसको बेहतर करने के निर्देश दिए हुए हैं। जहाँ जहाँ पर हमारे कम प्रगति वाले बूथ होंगे उनकी सूची प्रतिदिन जो है SDM साहब रिव्यू करेंगे और उसको अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, ऐसा भी निर्देश दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगामी 3 से 4 दिनों में अच्छा प्रगति नैनीताल जनपद में। अगली खबर का रुख करते खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहाँ गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री गुरु सिंह सभा की ओर से मल्लीताल गुरुद्वारे से मॉल रोड तक होते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो वापस गुरुद्वारा पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में अमृतसर, बाजपुर, रुद्रपुर और भल्द्वानी से आए श्रद्धालुओं सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने शब्द कीर्तन करते कार्यक्रम में सहभागिता की। गुरुद्वारा सिंह सभा के सचिव अमरप्रीत ने बताया कि इस वर्ष पौधारोपण और लंगर सेवा जैसे सामाजिक कार्यों के साथ यह आयोजन और भी विशेष बनाया गया है। ये नैनीताल की संगत द्वारा पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिवस पर एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जो हर साल नैनीताल की संगत बड़ी श्रद्धा और उत्साह से करती है। उसी उपलक्ष्य में आज एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी संगत, अपने इलाके की संगत, बरेली, हल्द्वानी, रुद्रपुर की संगत ने शिरकत करी है। ये जी विशेष तौर पे पालकी साहब से महाराज की सवारी जाएगी माल रोड से होते हुए तलीताल, तलीताल से वापस गुरुद्वारा साहब। और इसमें विशेषकर ध्यान रखा गया है कि हमारे जो पालकी साहब है श्री गुरु ग्रंथ साहब आन बान शान से निकले जाए। गुरु के उपलक्ष्य में नैनीताल से कई सालों से नगर कीर्तन निकल रहा है, जो हमारे गुरु जी ने धर्म की रक्षा के लिए सबको अपना बनाकर आप शहीदी दी, देग में उबाले गए, गरम गरम रेता डाला गया, कई कष्ट सहारते हुए
हमारे देश को बचाया, नहीं तो आज सारा संसार मुसलमानों के हत्थे जड़ा होता और सब मुसलमानों को मानते होते। ये सिखी धर्म और हिंदू धर्म को बचाया है, इसलिए हमें सबको मिलकर ये गुरुपुरब अच्छी तरह मनाना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में बड़े अवसर पर कठोर कार्रवाई को लेकर धामी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। हरिद्वार जमीन घोटाले में करीब 54 करोड़ रुपए के लेन देन प्रकरण पर सरकार ने आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के साथ जिले के बाकी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल हाल ही में विजिलेंस ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी, जिसके बाद अब मामले में कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। हरिद्वार जमीन घोटाला काफी चर्चाओं में रहा है। धामी सरकार के इस फैसले को बड़ा फैसला माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही इस मामले में 2 आईएएस अधिकारियों के अलावा एक पीसीएस और तमाम विभागीय अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। अब विजिलेंस की जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई का फैसला भी ले लिया गया है। प्रकरण में अब विजिलेंस को मुकदमा दर्ज करने की भी अनुमति दे दी गई है, जबकि विपक्ष का मानना है कि ये घोटाला भी भाजपा की सरकार में हुआ है, जिसमें संभवतः बड़े राजनीतिक चेहरे बचाने के लिए अधिकारियों पर धामी सरकार की गाज गिर गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और उसी क्रम में कल उन्होंने जो एक नगर निगम में जो कहीं पर एक भ्रष्टाचार की संलिप्तता पाई गई है, उसमें एक बड़ा प्रहार करते हुए जो जिम्मेवार अधिकारी थे उन पर कार्रवाई करने का काम किया है। और जो भी आगे कहीं भी इस प्रकार का अगर कहीं पर दुस्साहस करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको नसीहत दी है कि इस देवी भूमि में किसी को ऐसे भ्रष्टाचार करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर वो किसी प्रकार अगर इसके से भी बाज नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होगी। देखिए, उत्तराखंड कानून का बहुत साफ मानना है और उत्तराखंड कानून बहुत समय पहले से कह रहा है जिस राज्य को रोजगार और विकास के नाम पर बनाया गया था वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना। अगर इस राज्य के अंदर कोई चीज बढ़ी है, कोई चीज कमती है तो वो भ्रष्टाचार है। अगर हरिद्वार में एमएलए और आईएएस अधिकारी को गाज गिरने की बात करें भूमि घोटाले को लेकर, तो ये एक मात्र दिखावा है। सरकार इस मामले में गंभीर नहीं। सरकार के आम कार्यकर्ता से लेकर और उच्च पदाधिकारी तक सब घोटालों में लिप्त हैं। घोटाला ये करते हैं, गाज दूसरों पे गिरती है, हमारा छोटा व्यक्ति जाता है। हरिद्वार के अंदर जो भूमि घोटाला हुआ है, जिस भूमि घोटाले में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ और सरकार ने जांच करा दी। पहले तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सीबीआई जांच की संस्तुति करते ना। आपने जो है प्रदेश की जो एजेंसी थी उसके माध्यम से जांच कराई और उस जांच को जिस तरीके से चाहा उस तरीके से जो है प्रस्तुत करने का काम किया है। अब ये देखने वाली बात ये है कि जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है वो बताएं कि अगर इसमें कोई और भी सम्मिलित है, कोई सफेद पोश है, उसको उजागर करने का काम। पूरा मामला सामने आया है तो सीएम धामी ने भी एक्शन लिया है और आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह चौहान को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। प्राथमिक जांच में जमीन खरीद में गड़बड़ी सामने आई है। इसके बाद सीएम धामी ने तत्कालीन हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा तत्कालीन एसडीएम अजय वीर सिंह समेत नगर निगम के कई अन्य कर्मचारियों पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई थी। वहीं अब इस मामले में विजिलेंस जांच के बाद धामी सरकार ने आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी को बर्खास्त करने की संस्तुति की है, जिसमें धामी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार का ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नैनीताल में रेडटल बाइकों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा रेंटल बाइकों के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। कई रेंटल बाइक्स संचालक और पर्यटक नियमों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बीते दिनों जिले में 70 से अधिक रेंटल बाइकों के चालान किए गए हैं
और आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा। प्रशासन और आरटीओ की टीमें लगातार कार्रवाई में जुटी हुई हैं। प्रशासन की शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग रेंट पर ली गई बाइकों से स्टंटबाजी कर रहे हैं। वहीं कई पर्यटक बाइकों को गलत तरीके से पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन क्षेत्रों में इन बाइकों के संचालन की अनुमति नहीं है वहाँ भी इन्हें ले जाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें जो रेंटल बाइक्स हैं उसको लेके माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं, उनके अनुपालन की अपेक्षा भी की गई है। तो रेंटल बाइक खास तौर पर वो स्वरोजगार के लिए होती है। अगर उसमें कोई दीगर आदमी उसका संचालन करता है, खास तौर पर संचालन से भी उतनी समस्या नहीं है। जो सीमित हमारी सड़कें हैं उनकी जो वाइडनिंग है उसमें जो पैदल यात्री हैं और उसमें स्टंट की तरह संचालन करना या दुर्घटना को न्योता देना, तो इन बातों को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। लेकर चलते सीधे खबरों में। ढोईवाला में सुसवा नदी पर निर्माणाधीन सत्तीवाला बुल्लावाला डबल लेन पुल का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी तथा बरसात के मौसम में होने वाली समस्याओं से भी निजात मिलेगी। जानकारी के अनुसार लगभग 240 मीटर लंबे प्री स्टैंड कंक्रीट ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य निर्धारित योजना के तहत जारी और पुल को पूरा होने में अभी करीब 1 वर्ष का समय लग सकता है। यह पुल सत्तीवाला बुल्लावाला सहित आसपास के कई गांवों को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करेगा। पुल के निर्माण के बाद ग्रामीणों को सुरक्षित, सुगम और तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। मीटर लंबा ब्रिज है हमारा। इसमें 6 दरें हैं, यानी 7 फाउंडेशन है हमारी, और ये 17.57 करोड़ का वर्क है मेरा। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज है, मतलब एक तरह से मॉडर्न टेक्निक में आती है। आजकल प्री स्ट्रेस यानी कंक्रीट को बाद में प्री स्ट्रेसिंग किया जाता है। स्पेशल स्टील जो सामने आप देख रहे हैं, ये स्टील अंदर डाल के इसको टाइट किया जाएगा मशीन के माध्यम से, और उसी के माध्यम से जो है आपका लोड आएगा। कितना काम हो चुका है इसमें? साहब लगभग 40% काम सर मेरा हो चुका है। अगली खबर का रुख करते कालाढूंगी के प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित होने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ रोखड़ी हनुमान मंदिर से हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा में महिलाओं और पुरुषों ने सिर पर कलश धारण कर नगर भ्रमण किया तथा पूरे मार्ग में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। रोखड़िया हनुमान मंदिर से निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा शामिल हुए। भजन कीर्तन और धार्मिक जय घोषों के बीच यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर प्राचीन शिव मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ किया गया। प्राचीन शिव मंदिर कालाढूंगी में महापुराण भगवत गाथा का प्रसारण किया जा रहा है। तो हमारे पूजनीय श्री शैलेंद्र शास्त्री जी यहाँ पधारे हैं वृंदावन से, उनके द्वारा ये प्रसारण किया जा रहा है और कालाढूंगी की काफ़ी जनता यहाँ आकर उसका लाभ उठा रही है। मेरा अनुरोध बाकी सभी जनता से ये है कि सभी लोग आएँ और अब इस कथा का प्रसारण सुने और लाभ उठाएँ। मेरी समस्त कालाढूंगी की जनता से विनम्र प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि यहाँ शिव मंदिर प्रांगण में जो कथा भागवत कथा आयोजित की जा रही है उसमें आप सब लोग आएँ, पधारें, उस कथा का रसपान करें। उस कथा के व्यास हैं वृंदावन से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री। वो आपको उस कथा के विषय में बताएंगे जिसका कि बहुत कम लोगों को ज्ञान है। कथा क्या है, उसका क्या महत्व है, कथा में क्या क्या वो आयोजन होते हैं, वो सब एक बार आप आइए, दिव्य अनुभूति का अनुभव करेंगे।
यहाँ मध्य प्रदेश सिवनी से इस कथा को श्रवण करने के लिए आई हूँ। बड़े हर्ष के साथ में काला ढूंगी नैनीताल की पुण्यवती धरा पर 19 जून से लेकर के 25 जून पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण का विशाल आयोजन किया गया है। मैं काला ढूंगी एवं क्षेत्र के भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में अपने घर परिवार वालों को लेकर के, इष्ट मित्रों को लेकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए काला ढूंगी के सिद्ध स्थान प्राचीन शिव मंदिर पर आएँ और भागवत कथा को श्रवण करें। अगली खबर की ओर रुख कर लेते उत्तराखंड उच्च न्यायालय में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर बद्रीनाथ स्थित ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर को डिमरी पंचायत को मात्र 35,000 रुपये सालाना लीज पर दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर अहम सुनवाई हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अब इसकी अंतिम सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने कोर्ट के सामने एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया। सरकार ने कोर्ट को साफ तौर पर अवगत कराया कि लक्ष्मी नारायण मंदिर को लीज पर दिए जाने को लेकर मंदिर समिति द्वारा राज्य सरकार से न तो कोई अनुमति ली गई और न ही सरकार ने ऐसी कोई मंजूरी दी है। सरकार के इस बयान के बाद मंदिर समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल हरिद्वार निवासी राकेश कौशिक ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर बद्रीनाथ के लक्ष्मी नारायण मंदिर को कौड़ियों के भाव में किराए पर दिए जाने के फैसले को चुनौती दी है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ कमेटी टेम्पल कमेटी का एक्ट जो 1939 का उसका सेक्शन 17 क्लियर कहता है कि अगर टेम्पल कमेटी की कोई भी संपत्ति जिसकी वैल्यू 1,000 रुपये से अधिक है, उस प्रॉपर्टी को अगर किसी को लीज पर देना है या किसी को हैंडओवर करना है तो उसके लिए सरकार की प्रायर परमिशन बहुत ज़रूरी है। तो टेम्पल कमेटी ने उस कानूनी जो प्रावधान है उसको वायलेट करते हुए बिना सरकार की अनुमति के महालक्ष्मी टेम्पल जो बद्रीनाथ मंदिर के अंदर एक स्थित है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं